हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेशनल इनकम। ठीक है, तो अब तक हमने बहुत सारे चैप्टर्स इसमें खत्म कर लिए ऑलमोस्ट। हमारे एक दो चैप्टर रह गए, एक तो नेशनल इनकम और एक और चैप्टर रह गया इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो हम करेंगे नेशनल इनकम। ठीक है, तो नेशनल इनकम की अगर हम बात करें तो नेशनल इनकम में क्या क्या चीजें हमें पढ़ना है, एक बार कोशिश करते हैं इसको थोड़ा देखने की। इसमें हमें सबसे पहले देखना है इनकम। सबसे पहले हम देखते हैं इनकम। इनकम हमें कितने टाइप्स के पढ़ने हैं, इसमें पढ़ना है डोमेस्टिक इनकम। पहला इनकम जो है वो है हमारे पास डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, सेकंड इनकम है हमारे पास नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, ठीक है। डोमेस्टिक इनकम की अगर मैं बात करूं तो डोमेस्टिक इनकम को क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक इनकम को हम बोलते हैं एनडीपीएफसी, यानी कि इसको फॉर्मूले के फॉर्म में बोलते हैं एनडीपीएफसी। और नेशनल इनकम को हम बोलते हैं एनएनपी@एफसी। ठीक है, क्या होता है, चीजें क्या है वो हम अभी पढ़ेंगे। पहले कोशिश करना है, अभी बस इसको अंडरलाइन करना है, एनएनपीएफसी और एनडीपीएफसी। डोमेस्टिक इनकम वो इनकम होती है जो इंडिया के टेरिटरी के अंदर जो भी प्रोडक्शन से जो कमाया गया इनकम होता है, जो फाइनल वैल्यू होती है, वो इसमें इंक्लूड किया जाता है, उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। प्लस में इसमें हम अब्रॉड का इनकम यानी कि एनएफआईए को अगर हम ऐड कर दे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? नेशनल इनकम हो जाएगा। ये हमारा कौन सा इनकम हो जाएगा? नेशनल इनकम हो जाएगा। तो अभी चलते हैं हम आगे, क्या क्या चीजें हमें पढ़ना है इसमें। अभी इसको छोड़ देते हैं, उसके आगे चलते हैं टोटल। इसके बाद हम देखेंगे एग्रीगेट्स। तो टोटल एग्रीगेट्स की अगर मैं बात करूं तो टोटल एग्रीगेट्स हमारे पास कितने होते हैं? टोटल एग्रीगेट्स होते हैं 8। पहला जो होता है वो है एमपी और दूसरा है एफसी। इसी के अंडर में सारे आते हैं। ठीक है, जैसे मान लो इसमें आता है जीडीपी एमपी, जीएनपी एमपी, एनएनपी एमपी और एनडीपी एमपी। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए? 4 हो गए, जो किस में आता है हमारे पास? इसमें आता है। उसके बाद हम एफसी की बात करें तो क्या हो जाएगा? जीडीपी एफसी। उसके बाद है हमारे पास जीएनपीएफसी, नेक्स्ट है हमारे पास एनएनपीएफसी और एक है हमारे पास एनडीपीएफसी। ठीक है, अब इसको अगर हम देखें तो इसमें क्या चीजें हैं, कैसे है, क्या चीज था, इसको हम बोलते हैं एग्रीगेट्स। टोटल एग्रीगेट्स हमारे पास कितने हैं? 8 है। ठीक है, अब इन सबका नाम लिखते हैं। जहां पे भी जी है उसका मतलब होता है ग्रॉस, जहां पे भी एन है एन का मतलब होता है नेट, लेकिन शर्त यही है जो फर्स्ट वर्ड होना चाहिए एन। अगर एन अगर हमारा सेकंड में आते हैं तो वहां पे क्या होता है? नेशनल होता है। वहां पे क्या होता है हमारा? ये नेशनल होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें एन हो गया, उसके बाद आते हैं हम जी हो गया, डी फॉर होता है डोमेस्टिक। जहां पे भी डी है उसका मतलब होता है डोमेस्टिक, जहां पे भी पी है उसका मतलब होता है प्रोडक्ट। ठीक है, एमपीएफसी हमने पढ़ लिया। तो यानी कि अगर मैं बात करूं, जैसे इसका नाम लिखना होगा तो क्या होगा? ग्रॉस, डी फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, इसको पढ़ेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो यहां तक हमारे पास ये चीजें थे। टोटल 8 फैमिली मेंबर है, उसमें से 2 ऐसे हैं जिसके 2 नाम है। जैसे इसको हम एनएनपीएफसी को क्या बोलेंगे? एनएनपीएफसी में अलग से लिख देता हूं, एनएनपीएफसी। इसका जो नाम होगा ये होगा एन, फर्स्ट वर्ड है तो नेट, सेकेंड वर्ड एन है तो नेशनल, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और इसी को हम किस नाम से जानते हैं? इसी को हम जानते हैं नेशनल इनकम के नाम से, यानी कि यही हमारा क्या है? नेशनल इनकम है। तो पहला तो ये हो गया जो हमें याद करना है, जो यहाँ पे भी लिखा हुआ है एनएनपीएफसी क्या होता है हमारा? नेशनल इनकम होता है। सेकंड आते हैं, सेकंड चलते हैं। सेकंड क्या है हमारे पास? एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी को हम क्या बोलते हैं? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम डोमेस्टिक इनकम। इसी को क्या बोलते हैं हम? डोमेस्टिक इनकम। तो यहां से जो चीजें याद करनी थी वो बस ये दोनों चीजें याद करनी थी, जो नेशनल इनकम क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम क्या होता है। ये चीज क्लियर हो गया? ठीक है, यहां से जो हमें याद करना है वो ये दोनों याद करना है, बाकी चीजें हमें जरूरत नहीं है यहां से याद करने की, उसके इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें नेक्स्ट हेडिंग जो है वो है हमारे पास बेसिक फॉर्मूला। बेसिक फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला बहुत है, सबका पढ़ाने का तरीका अलग है। मैं थोड़ा सा बहुत कोशिश करूंगा सिंपल तरीके से करने का। मतलब G4 हमें ग्रॉस नेट ये जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ देखना है अगर G से N जाते हैं तो क्या करना है? प्लस का डेप्रिसिएशन। ठीक है, G से N जाते हैं, क्रॉस नहीं, सिंपल से ध्यान रखना G से N। अगर हम G से N जाते हैं तो क्या होगा? प्लस का डेप्रिसिएशन। अगर हम N से D जाते हैं तो क्या होगा? प्लस का NFIA। और अगर हम MP से
FC जाते हैं तो क्या होगा, प्लस का NIT, और NIT का फॉर्मूला होता है IT माइनस में सब्सिडी। NIT का फॉर्मूला होता है IT माइनस में सब्सिडी, यानी कि 3 फॉर्मूले लिखवाए थे, इसी से बहुत सारे फॉर्मूले बनेंगे, जिसमें सबसे पहला देखो, G से N गए तो प्लस डेप्रिसिएशन, अगर हम N से D जाएंगे तो N से G जाएंगे तो क्या होगा, माइनस का डेप्रिसिएशन, N से D गए तो प्लस का NFI, और अगर हम इधर आएंगे तो माइनस का NFI। तो कोशिश करते हैं जितना कम लिखना पड़े, 3 चीजें याद कर लो, 3 से हमारा सारे फॉर्मूला हो जाएगा, पेपर में कंफ्यूजन हो लिख लो उसे, ठीक है। अब देखते हैं क्या है, ये सारी चीजें तो हमें पता है क्या है। पहला आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को हम बोलते हैं कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। जो बुक में मिलेगा, जो क्वेश्चन में मिलेगा, वो होता है कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज आल्सो नोन एज डेप्रिसिएशन, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। यानी कि इसी को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो अगर डेप्रिसिएशन की जगह पे अगर मान लो कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मिल गया तो मतलब चौंकने की जरूरत नहीं है, वही सेम चीजें हैं, यानी कि दोनों सेम ही है। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा आता है, पहला हो गया डेप्रिसिएशन, क्लियर हो गया। वैसे डेप्रिसिएशन को अगर डिफाइन करें तो डेप्रिसिएशन होता है जब भी कोई वैल्यू कम होता है, यानी कि जो भी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। जैसे मान लेते हैं फोन है, 50,000 का फोन लेकर आते हैं, उसको 2 महीने यूज करके बेचेंगे तो उतने का नहीं बिकेगा जितने का वो था, ठीक है। तो उसकी वैल्यू कम होती है, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। यानी कि अगर हम वियर एंड टियर करेंगे, यूज करेंगे तब भी डेप्रिसिएशन लगेगा, मान लो एक्सीडेंट हो गया तब भी डेप्रिसिएशन लगेगा, टाइम बीत गया तब भी डेप्रिसिएशन लगेगा, टेक्नोलॉजी नहीं आ गई तब भी डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास NFI है। NFI इंपॉर्टेंट है। NFI को बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि ऐसे इनकम होता है जो विदेश से कमाया गया है। यानी कि NFI में 2 चीजें इंक्लूड होता है, जैसे हमने यहाँ पढ़ा था कि डोमेस्टिक इनकम, एक है नेशनल इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम यानी कि इंडिया में कोई रहता है, मान लेते कोई पर्सन है इंडिया का और वो चला गया अब्रॉड, मान लेते हैं USA चला गया, और वहां से जो इनकम अर्न करके लेके आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, NFI। कौन सा इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। लेकिन ऐसा भी तो कोई पर्सन होगा जो रहता है इंडिया, वो रहता है किसी और देश का है, लेकिन वो इंडिया से क्या करेगा, अपने देश में पैसे लेकर जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो यानी कि हमें जो यहाँ याद करना है, क्या याद करना है, फ्रॉम में से किसको माइनस करना है, 2 को माइनस करना है। यानी कि फ्रॉम में से किसको माइनस करना है, 2। जब भी क्वेश्चन आए सिंपल सा है, कंफ्यूज नहीं होना, डायरेक्टली क्या करना है, फ्रॉम माइनस में 2। अब आता है नेक्स्ट है हमारे पास NIT। NIT फॉर होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस में सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस में क्या होता है, सब्सिडी, ठीक है। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है ये भी देख लेते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स की अगर मैं बात करूं तो टैक्स पहले देखना पड़ेगा। सबसे पहले आता है टैक्स। टैक्स क्या होता है, लीगल पेमेंट होता है जो कि सभी सिटीजन्स को, गवर्नमेंट को करना होता है, और सरकार के लिए क्या होता है, इनकम का सोर्स होता है। सरकार के लिए क्या होता है, इनकम का सोर्स होता है, ठीक है। कोशिश करना है नोट्स बनाते चलना है साथ साथ, ठीक है। यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, टैक्स की बात करें तो टाइप्स ऑफ टैक्स में कितने टैक्स होते हैं, 2 टैक्स है, 2 टाइप्स ऑफ टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं, जो डायरेक्टली मैं हूं, डायरेक्टली किसको पे कर रहा हूं, गवर्नमेंट को पे कर रहा हूं, यानी कि थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं होती, इसको हम कौन सा टैक्स बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, जैसे मान लेते हैं मैं हूं लेकिन मैं पे तो मैं ही कर रहा हूं, ठीक है, पे तो मैं ही कर रहा हूं, तो ड्राइंग खराब होगी, पे तो मैं कर रहा हूं लेकिन जैसे मान लेते हैं एक पर्सन मैं हूं, मैंने क्या करने गया, मूवी देखने गया, और वो पैसे गवर्नमेंट को, उस पे जो टैक्स लगे गया गवर्नमेंट को कौन दे रहा है, पीवीआर वाला। मैं तो पीवीआर वाले को दिया था लेकिन वो किसको दे रहा है, गवर्नमेंट को दे रहा है। तो इसको हम बोलते हैं, इसको कौन सा टैक्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। यानी कि जो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस होता है, डायरेक्ट टैक्स में इंपैक्ट और इंसिडेंस दोनों एक ही पर्सन पे पड़ता है। मेरा टैक्स है, मैं ही पे करूंगा, मेरे जेब से ही जा रहा है, इंपैक्ट भी मेरे पड़ेगा, इंसिडेंस भी मेरा ही होगा, ठीक है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जहां पे पैसे मैं दे रहा हूं लेकिन पे कोई और कर रहा है, यानी कि इंपैक्ट तो मेरे पे पड़ रहा है लेकिन इंसिडेंस कोई और कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स कौन से नेचर का होता है, रिग्रेसिव नेचर का होता है। कौन से नेचर का होता है, रिग्रेसिव। और डायरेक्ट टैक्स कौन सा नेचर का होता है, प्रोग्रेसिव, ठीक है। कौन सा नेचर का होता है, प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स का अमाउंट भी बढ़ेगा, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, आपका टैक्स का अमाउंट बढ़ेगा। और रिग्रेसिव क्या होता है, जहां पे फिक्स है, पैसे तो देना ही है। मान लेते हैं एक इनडायरेक्ट टैक्स वो सभी पे करते हैं, जैसे 1 रुपए का मान लेते हैं माचिस लेकर आते हैं, उस पर भी लिखा होता है, आगे लिखा होगा MRP पे इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। तो जो भी टैक्स
सबको पे करना होता है, वो कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स का एक सर्टेन लिमिट होता है, जो इनकम टैक्स 1961 में हमने पढ़ना है। तो वहां पे क्या होता है, एक लिमिट है, जैसे मान लो अभी लिमिट मान लेते हैं 5 लाख है। कोई इंडिविजुअल अगर पूरे साल में 5 लाख से ऊपर कमाता है तो जितना ऊपर कमाया है 5 लाख से, उस पर टैक्स देना होता है। ठीक है, तो ये होता है डायरेक्ट टैक्स। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आता है वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स। सबसे मेन है इसमें इनकम टैक्स। ठीक है, अब इसमें लिखना है एक्सक्यूज मी जी, एक्सक्यूज मी जी। ठीक है, EX से हमारे पास है एक्साइज ड्यूटी, CU से है कस्टम ड्यूटी, ME से है मार्केट टैक्स, E से हमारे पास एंटरटेनमेंट टैक्स, S रह गया सर्विस टैक्स, और G फॉर है GST जो सबसे लेटेस्ट है। ठीक है, तो ये हमारे पास टॉपिक था। इसमें जो बेसिक वाला पार्ट है, जो बेसिक वाला पार्ट है जहां से क्वेश्चन आता है, मोस्टली फॉर्मूला बनाना होगा, कंपेयर करना होगा, तो हमारा यही बेसिक फॉर्मूला जो 3 है, इससे हमारा सारे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला कैसे बनाना है, कोई डाटा गिवन है उससे डाटा से कैसे निकालना है, तो ये सारी चीजें हमारा कहाँ पे आएगा, इसमें है। ये चीजें क्लियर हो गया। ठीक है, तो एक बार अगर स्क्रीनशॉट लेना, मैं हट रहा हूं थोड़ी देर के लिए, स्क्रीनशॉट लेना इसका। ठीक है, अब हमारे पास आता है इसके 3 मेथड है, 3 मेथड है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। तो मैं तीनों मेथड के फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ठीक है, फॉर्मूला लिख रहा हूँ, उसके बाद कैसे क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, कोई डाटा मिसिंग होगा वो पूछ सकता है। अभी हम जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं सिर्फ 3 मेथड। नेशनल इनकम के कितने मेथड है? 3। कौन कौन से हैं? इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। तो तीनों मेथड के फॉर्मूले देखते हैं, क्या क्या चीजें इंक्लूड होता है इसमें। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है, फॉर्मूले से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें क्या आएगा। ठीक है, चलो, तो पहला मेथड है हमारे पास, पहला मेथड है वो है इनकम मेथड। नेशनल इनकम में जो पहला मेथड है वो हमारे पास कौन सा है? इनकम मेथड। इनकम मेथड में क्या चीज ऐड होता है? इनकम मेथड में सबसे पहले निकलता है क्या, पहले वो मैं लिख देता हूँ, NDPFC यानी कि डोमेस्टिक इनकम निकलता है, और इसमें 3 चीजें ऐड होती है, COE प्लस में OS और प्लस में MI। ये 3 चीजें ऐड होती है, सिर्फ ये तीनों को ऐड कर देंगे, हमारा नेशनल इनकम निकल जाएगा इनकम मेथड से। ठीक है, अब ये होता है क्या वो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहला है, मान लेते हैं COE। COE को बोलते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। काम करते हैं, मैं एक एक फॉर्मूला करके लिखा देता हूँ थोड़ा बड़े में, वो सही रहेगा। सबसे पहला कौन सा मेथड था? इनकम मेथड। सबसे पहला हमारे पास इनकम मेथड। इनकम मेथड की बात करें तो इनकम मेथड का NDPFC निकलता है। NDPFC का फॉर्मूला होता है COE, प्लस में होता है OS और प्लस में होता है MI। ठीक है, इन तीनों को ऐड करेंगे, हमारा डोमेस्टिक इनकम निकल जाएगा। उसके बाद जो भी निकालना है उसको हम कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, उसको कंपेयर करेंगे जो अभी बेसिक वाला फॉर्मूला बताया था। अब क्या क्या आता है? पहला है हमारे पास COE। COE का मतलब होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, यानी कि एम्प्लॉयज को क्या क्या कंपनसेशन मिलता है, जिसमें इंक्लूड होता है वेजेस एंड सैलरी, पहला। सेकंड है हमारे पास सोशल सिक्योरिटी स्कीम, सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एम्प्लॉयर। एक वर्ड है यहाँ पे एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉय आएगा तो नेशनल इनकम में हमारा इंक्लूड नहीं होगा। यहाँ पे ध्यान रखना, एम्प्लॉयर आना चाहिए, अगर एम्प्लॉयर नहीं आएगा तो हम नहीं लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इसमें, सेकंड है हमारे पास इसमें है ऑपरेटिंग सरप्लस, जिसको हम बोलते हैं OS, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस इंक्लूड्स इंटरेस्ट, रॉयल्टी, प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड प्रॉफिट, यानी कि समीशन होता है, समीशन ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, प्रॉफिट इज नोन एज ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी गिवन है तो वैल्यू रखनी है, नहीं गिवन है तो उसकी वैल्यू कुछ नहीं रखनी, 0 रखनी है। लेकिन प्रॉफिट अगर नहीं गिवन है तो इसको निकालने का अलग से फॉर्मूला है, जिसमें 3 चीजें ऐड होता है, डिविडेंड प्लस में कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और प्लस में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के बहुत सारे नाम है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा इसमें नाम में। एक होता है इसका अनडिस्ट्रीब्यूटेड, इसी को हम बोलते हैं सेल्फ फाइनेंसिंग, इसी को बोलते हैं सेविंग ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर, सेविंग ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर, इसी को बोलते हैं हम रिटेन्ड अर्निंग प्रॉफिट, रिटेन्ड अर्निंग प्रॉफिट, इसी को हम बोलते हैं प्लॉइंग बैक ऑफ शेयर्स,
प्लॉइंग बैक ऑफ शेयर्स, यानी कि ये जो था ना 11th में था, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस में चैप्टर नंबर 7, ठीक है। अब लास्ट हमारे पास आता है जो थर्ड है, वो है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम MI जिसको बोलते हैं। अगर फॉर्मूला अगर उसमें दिया है, वैल्यू दिया है तो रखना है, नहीं है वैल्यू तो जीरो है। लेकिन क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन तो नहीं निकालना, कहीं क्वेश्चन में MI तो नहीं निकालना कहीं जीरो रख दो। तो कभी भी ध्यान रखना, ये हमारा इनकम मेथड में तीन चीजें ऐड होता है, COE प्लस OS प्लस में MI। हमारे लो हमसे पूछा है इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकालना है, ठीक है। तो नेशनल इनकम पहले NDPFC निकालेंगे, फिर नेशनल इनकम को हम क्या लिखते हैं, NNPFC, ठीक है। और आया क्या यहाँ पे NDPFC, NDPFC। तो इसको कंपेयर कर लेंगे हम, ठीक है। N से D जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का NFI है, ठीक है, जो फॉर्मूला बेसिक बताया था। तो यहां से करना है, ठीक है। तो हमारा इनकम मेथड हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट मेथड है, वो है एक्सपेंडिचर मेथड। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड। उसके बाद भी एक मेथड बचता है, उसके बाद हम चलेंगे थ्योरी वाले पोर्शन पे, ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड में चार चीज ऐड होता है। पहला है हमारे पास प्राइवेट एक्सपेंडिचर मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड। पहला है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, दूसरा है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, तीसरा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और चौथा है हमारे पास नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट होता है एक्सपोर्ट माइनस में इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस में इंपोर्ट। ये हमारे पास चार चीजें ऐड होती हैं, और चारों को ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा, या तो GDP MP निकलेगा या फिर GB MP निकलेगा। डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या पूछा गया, उसके अकॉर्डिंग हम डाटा को लिखेंगे, ठीक है। अब यहां तक तो हो गया। अब इसमें क्या चीजें वो देख लेते हैं। पहला प्राइवेट, दूसरा है, इस दोनों में कुछ नहीं करना होता है, क्वेश्चन दिया होता है लिखना होता है। यानी कि प्राइवेट सेक्टर वाले जो खर्च करते हैं इसमें आता है, गवर्नमेंट जो कंजप्शन करती है इसमें आता है। तीसरा आता है, तीसरा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्वेश्चन में जब भी हम देखते हैं ना, तो ये देखते हैं अगर ये चार वर्ड है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो कुछ नहीं करते, सेम इसकी वैल्यू रख दो। अगर इसकी जगह पे कोई अलग वर्ड दिया हुआ है, अलग वर्ड क्या दे सकता है, वो दे सकता है ये ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये दे सकता है। अगर ये होगा तो हमें उसमें एक और चीजें ऐड करना होगा, जिसका नाम है चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग माइनस में ओपनिंग, क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक इज नोन एज चेंज इन स्टॉक, ठीक है। तो यहां तक हमारा क्लियर हो गया। सेकंड मेथड भी हो गया। पहला मेथड हमारे पास इनकम मेथड था, दूसरा मेथड है हमारे पास कौन सा है, नेशनल इनकम में ही एक्सपेंडिचर मेथड था, जिसमें चार चीजें ऐड होते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला इनकम मेथड COE प्लस OS प्लस में MI, ठीक है। एक्सपेंडिचर में प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट। इन चारों को ऐड करेंगे तो GDP MP निकलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट मेथड हमारे पास है, वो है वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं। उसके बाद हम चलेंगे थ्योरी वाले पोर्शन पे, ठीक है। चलो, अब थर्ड हमारे पास प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, या फिर वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है, वैल्यू एडेड मेथड, इसी को हम बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, क्या चीजें इसमें इंक्लूड होता है वो देखते हैं। इसका जो निकलता है वही सेम GDP MP, या फिर क्या निकलता है GB MP। जो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड से निकलता था वही वैल्यू यहाँ पे भी निकलेगा, ठीक है। अच्छा, इसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में होता है इंटरमीडिएट कंजप्शन, या फिर इंटरमीडिएट कंजप्शन के बहुत सारे नाम मिलेंगे, लेकिन हमेशा ध्यान रखना जो सेल्स की वैल्यू है, सेल्स से वैल्यू से थोड़ा सा कम होगा, या उसी के रेंज में होगा, या उसी के आसपास होगा, वो हमारा इंटरमीडिएट कॉस्ट होता है, ठीक है, या कंजप्शन होता है। और वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है, सेल्स प्लस में चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस में क्या होता है, चेंज इन स्टॉक।
ठीक है, माइनस क्या होता है हमारे पास, इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब सेल्स भी अगर ना गिवन हो तो क्या करेंगे, प्राइस इंटू में क्वांटिटी। मान लेते हैं किसी भी चीज का प्राइस 10 रुपए है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल एक पेन का प्राइस 10 रुपए है, सेल्स नहीं पता लेकिन हमने क्वांटिटी 20 बेच दी, तो कितना हो गया सेल्स 200, ये हमारी क्या आ जाएगी, क्वांटिटी आ जाएगी। अगर चेंज इन स्टॉक ना गिवन हो तो अभी बताया था चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला तो सेम रहता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग मत करना, गलत होगा आंसर। क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक। तो ये हमारे 3 मेथड थे नेशनल इनकम के जो हमारा खत्म हो गया। अब जो पोर्शन बचा है वो बचा है हमारे पास थ्योरी। अब हम चलते थ्योरी वाले पोर्शन पे, क्योंकि हमारे जो चीजें थी वो हमने पढ़ लिया, 3 मेथड पढ़ लिया, बेसिक फॉर्मूला पढ़ लिया, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, डोमेस्टिक इनकम क्या होता है। यहाँ से हमारा थ्योरी है, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे इसको। डोमेस्टिक इनकम क्या है, इट रेफर्स टू द टोटल फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय, फैक्टर इनकम यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन याद करो क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइजेज, इन चारों से जो इनकम आता है। लैंड के बदले में क्या आता है, लैंड के बदले में आता है रेंट, लेबर के बदले में क्या आता है, वेजेस, कैपिटल को क्या मिलता है, इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप को क्या मिलता है, प्रॉफिट। यानी कि इन चारों इनकम को ऐड करेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी होता है उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम में क्या होगा, बाहर की इनकम भी ऐड हो जाती है, यानी कि जो हमारे देश में लोग हैं जो बाहर जाके पैसे कमा कर लेके आ रहे हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन मैंने बता दिया था, डेप्रिसिएशन क्या होता है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इट इज द फॉल और रिड्यूस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इट इज ऑल्सो नोन एज कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। इसको हम क्या बोलते हैं, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। और ये मैंने बताया था कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ही क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट है फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, इट रेफर्स टू द अमाउंट पेड टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वही सेम, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइजेज, उन चारों चीजों को ऐड करेंगे तो क्या बनता है, फैक्टर कॉस्ट। और मार्केट प्राइस क्या होता है, इंक्लूडिंग क्या, सामान जब बेचने जाते हैं तो फैक्टर कॉस्ट प्लस में क्या इंक्लूड होता है, टैक्स, और प्लस में क्या होता है गवर्नमेंट का, सॉरी हमारा क्या होता है, प्रॉफिट। तो चारों चीजों पांचों ऐड करने के बाद क्या बनता है, मार्केट प्राइस। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया, फर्स्ट हमारा क्या हो गया, स्लाइड खत्म। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड स्लाइड पे। सब्सिडीज क्या होता है, सब्सिडी एक ग्रांट्स होता है जो सरकार किसको प्रोवाइड करती है, लोगों को प्रोवाइड करती है। मान लो सिलेंडर है, 1400 का सिलेंडर आता है, लेकिन हमें कितने का मिलता है, मान लेते हैं 1000 रुपए का मिलता है, 400 रुपए हमें क्या मिल रही है, सब्सिडी मिल रही है जो गवर्नमेंट पे करेगी। जीडीपी एंड वेलफेयर, जीडीपी के साथ साथ वेलफेयर तो चाहिए, जीडीपी बढ़ रहा है वेलफेयर भी है, लेकिन वेलफेयर इतना ही करना है जिससे जीडीपी पे इंपैक्ट ना पड़ा। इट जनरल रियल जीडीपी एंड वेलफेयर हैज डायरेक्टली रिलेटेड विद ईच अदर। हाइयर जीडीपी इंप्लॉयज मोर प्रोडक्शन ऑफ द ग्रोथ। जैसे जैसे जीडीपी बढ़ रहा है इसका मतलब हो रहा है प्रोडक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जीडीपी बढ़ेगा तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। इट मींस मोर एबिलिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, बट more goods and services may not be necessary indicate that the people were better off during the year. In other words, a higher GDP not necessary mean the higher welfare of the people. जरूरी नहीं है ज्यादा वेलफेयर, ज्यादा जीडीपी बढ़ा है तो लोगों का भला हुआ है, लोगों का फायदा हुआ है। जीडीपी ऑब्वियस ही बात है, टाइम के साथ साथ महंगाई बढ़ रही है तो जीडीपी भी बढ़ रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है लोगों का भी फायदा हुआ है, उसकी इनकम हुई, एम्प्लॉयमेंट मिले हैं, उनका ग्रोथ हुआ है, ठीक है। रियल जीडीपी, when the goods and services are produced by the all producing units in the domestic credit of the country and the counting year is valued at the base year price। किसको इंक्लूड करते हैं, बेस ईयर पे। इसलिए जो वैल्यू, जो एक्चुअल, जो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज कॉल्ड द ट्रू इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी कि जो ट्रू वैल्यू होता है इकोनॉमी का वो किससे पता चलता है, रियल जीडीपी से ही पता चलता है। अगर रियल जीडीपी अगर पता चल जाए तो हमें देश का जो एक्चुअल डेवलपमेंट है वो पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नॉमिनल जीडीपी। When the goods and services are produced by all the producing units in the domestic credit of a country during an accounting year valued at the current year price। ये कौन से पे होता है, करंट ईयर। और जो रियल होता है कौन से पे होता है, बेस पे होता है। यानी कि रियल जो जीडीपी होता है वो बेस ईयर पे आता है और ये एक्चुअल में होता है, ये एक ट्रू इंडिकेटर बताता है, जबकि नॉमिनल क्या होता है, करंट ईयर को दिखाता है, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, नेक्स्ट स्लाइड है। वेलफेयर क्या होता है, लिमिटेशंस क्या है। वेलफेयर क्या है, इट मींस द मैटरनल, अभी हमने पढ़ा था, जब भी जीडीपी अगर बढ़ रहा है तो जीडीपी के साथ साथ हमें क्या करना, वेलफेयर भी करना, लेकिन इतना भी नहीं जो सरकार को लॉस हो जाए। पढ़ते एक बार क्या है इसमें, इट मींस द मटेरियल वेल बीइंग ऑफ द पीपल। यानी कि जो फ्री में जो सर्विसेज दी जाती है उसको हम बोलते हैं, जैसे पब्लिक पार्क बना दिया है, गवर्नमेंट स्कूल। इट डिपेंड्स ऑन द मेनी इकोनॉमिक फैक्टर्स लाइक नेशनल इनकम, कंजप्शन लेवल, क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड नॉन इकोनॉमिक फैक्टर जैसे इन्वायरमेंट हो गया, पॉल्यूशन है, लॉ एंड ऑर्डर है, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है।
लिमिटेशंस क्या क्या है, टेकिंग जीडीपी एज वेलफेयर, अगर हम जीडीपी को और वेलफेयर को अगर हम एक साथ लेके चलते हैं, क्या क्या लिमिटेशन है। पहला है एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज क्या होता है, इट refers टू द बेनिफिट्स और हार्म ऑफ द एक्टिविटी कॉज्ड बाय अ फर्म, यानी कि कोई भी फॉर्म एक तरीके से पॉजिटिव भी लेके चलती है। एक्सटर्नलिटीज टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारे पास पॉजिटिव और दूसरा क्या होता है नेगेटिव। पॉजिटिव क्या होता है, जैसे मान लेते हैं इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है, ये हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है एनवायरमेंट पॉल्यूटेड, अगर एनवायरमेंट पॉल्यूटेड होगा वो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज है, जबकि बिल्डिंग और फ्लाईओवर बन रहा है तो हमारे पास क्या है पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज है। फैक्ट्री लग रही है वो पॉजिटिव है, लेकिन फैक्ट्री से जो पॉल्यूशन निकल रहा है वो हमारे नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारे पास कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। GDP does not exhibit the structure of the product. It means it increases GDP is mainly due to increase in the production of war equipment. अगर ये सारी चीजें भी बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है जीडीपी की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसका मतलब ये नहीं है तो देश में लोगों को सब कुछ सही है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी की बात करें, व्हेन जीडीपी इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इंक्रीज द जीडीपी डज नॉट इंक्रीज द वेलफेयर। भाई सेम, अगर जीडीपी बढ़ेगा इसका मतलब ये नहीं है जो वेलफेयर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन मॉनिटरी एक्सचेंज है। नॉन मॉनिटरी एक्सचेंज का मतलब ऐसे एक्सचेंज जहां पे मॉनिटरी नहीं है, पैसे नहीं मिल रहे, ठीक है। मेनी एक्टिविटीज इन द इकोनॉमी आर not evaluated in the monetary terms, they are not included in GDP due to the non availability of data ही नहीं है। अब मान लो मम्मी है वो एक तरीके से घर में काम करती है, अगर किसी और को हम लेकर आते हैं, घर के मेड लेकर आते हैं तो उसको क्या करना होता है, पैसे देने होते हैं, तो वो नेशनल इनकम इंक्लूड होता है। लेकिन हम खुद मदर काम कर रही है, इंक्लूड नहीं होता। अगर हम अपने बच्चों को खुद पढ़ा रहे हो, नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं होता। तो बहुत सारी चीजें है जो उसको हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास रीजन ऑफ डेप्रिसिएशन। ये तो बता दिया था क्या क्या होता है, वियर एंड टियर। अगर हम किसी भी चीज का यूज करेंगे तब भी डेप्रिसिएशन लगता है, टाइम लैप्स होगा तब भी होगा। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का मतलब होता है खराब होना या एक्सीडेंट होना, अगर एक्सीडेंट होगा तब भी क्या होगा, हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो वैल्यू थी वो डेप्रिसिएशन के कारण थे। क्या क्या कारण थे, क्या क्या रीजन थे जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन लगता है। अब आता है हमारे पास स्टॉक एंड फ्लो में क्या डिफरेंस होता है। बताते हैं स्टॉक क्या होता है, सिंपल सी बात है। अगर हम स्टॉक की बात करें पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। ये क्या होता है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए मेजर किया जाता है, जबकि ये किसके लिए किया जाता है, फ्लो पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो जहां पे भी पीरियड ऑफ टाइम आ जाए फ्लो कंसेप्ट है, जहां पे भी पॉइंट ऑफ टाइम आ जाए स्टॉक कंसेप्ट है, ठीक है। इसमें कोई टाइम डायमेंशन मेंशन नहीं होता, लेकिन इसमें टाइम डायमेंशन होता है। डिफरेंस हमें थ्योरेटिकल तो पढ़ना नहीं है, हमें चीजों को समझना है, ठीक है। इसमें अगर देखें तो ये एग्जांपल है इसके। सर्कुलर फ्लो क्या आता है, सर्कुलर फ्लो की बात करें तो इसमें दो है, एक रियल फ्लो है और एक क्या है मनी फ्लो। मनी फ्लो में किससे रिलेटेड होता है वो देख लो एक बार, मनी फ्लो और रियल फ्लो। रियल फ्लो क्या है, इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम द हाउस होल्ड टू द फर्म, यानी कि हाउस होल्ड से किसको मिलता है, हाउस होल्ड से लेकर, हाउस होल्ड किसको दे रहा है, फर्म को दे रहा है, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फर्म टू हाउस होल्ड, और फर्म जो है वो हाउस होल्ड को क्या देता है, फर्म है जो हाउस होल्ड को क्या देता है, सर्विसेज देखता है, यानी क्या देता है, फैक्टर सर्विसेज। और ये इसको क्या देता है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस, सॉरी ये है हमारे पास फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और ये क्या देता है, फैक्टर सर्विसेज, यानी कि हाउस होल्ड फैक्टर सर्विस देता है। लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइजेस, हाउस होल्ड किसको देता है, फर्म को देता है, पहली चीज। दूसरा क्या, फर्म क्या देता है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो सामान बना है मार्केट में, गुड्स और सर्विसेज के अलावा दुनिया में कोई चीज है ही नहीं, तो वो किसको प्रोवाइड करवाता है, हाउस होल्ड को प्रोवाइड करता है, यानी कि एक दूसरे को हेल्प करते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं, यानी कि गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है। तो रियल फ्लो इज आल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो। रियल फ्लो डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रोथ ऑफ द प्रोसेस इन द कंट्री, कंट्री में कितना ग्रोथ हुआ है ये कौन बताता है, हमारा ये बताता है रियल फ्लो। नेक्स्ट है हमारे पास रियल फ्लो हो गया। अब आता है मनी फ्लो। क्या आता है, मनी नाम ही है मनी, यानी कि हम किस पे, मॉनेटरी टर्म्स में जा रहे हैं। तो मनी फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट किसको देता है, फर्म देता है हाउस होल्ड को, फर्म देता है हाउस होल्ड को, क्या देता है, फैक्टर पेमेंट। और फैक्टर पेमेंट इंक्लूड्स रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। इट इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो, यानी कि मनी फ्लो इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो। मनी फ्लो को ये क्या बोलते हैं, नॉमिनल फ्लो बोलते हैं। और इट इन्वॉल्विंग एक्सचेंज ऑफ द मनी बिटवीन द टू सेक्टर, दो सेक्टर के बीच में मनी का ट्रांजेक्शन होता है, जबकि हमने उसमें पढ़ा था वहां पे फिजिकल फ्लो होता है, यानी कि वहां पे गुड्स का एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रियल फ्लो, मनी फ्लो, ये हमने पढ़ लिया। अब आता है सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो में भी ऑलमोस्ट यही चीजें हैं, एक बार देख लेते हैं डायग्राम। हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड क्या करता है, फैक्टर सर्विस देता है, किसको, फर्म को देता है, किसको देता है,
फर्म को देता है। और फैक्टर सर्विस क्या आता है, लेबर, कैपिटल, लैंड और इंटरप्राइजेस। और ये इसके बदले में क्या देता है इनको, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी हमने पढ़ा था। फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस यानी कि जो भी सामान बना है वो फर्म किसको प्रोवाइड करवाता है, फर्म प्रोवाइड करवाता है हाउस होल्ड को। हाउस होल्ड, अच्छा, और दूसरी चीज फर्म क्या देता है, फैक्टर पेमेंट। और फैक्टर पेमेंट इंक्लूड्स वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड रॉयल्टी, प्रॉफिट। और दूसरा क्या आता है, ये क्या करता है, कंजप्शन करता है, यानी कि जो भी सामान बनाया है वो सारी की सारी सामान लोग क्या करते हैं, जो भी इनकम कमा रहे हैं हाउस होल्ड, दोबारा कहाँ खर्च करते हैं, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बना है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो खत्म। नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम, यानी कि फैक्टर चीजें जो है ना, फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर पेमेंट, ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें उससे से रिलेटेड है। फैक्टर इनकम क्या होता है, फैक्टर इनकम वो इनकम होता है जहां पे कोई ना कोई हम सर्विस देके या ना कोई प्रोडक्शन करते हैं, उससे जो इनकम अर्न करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम बोलते हैं। जबकि ट्रांसफर इनकम क्या होता है, विदाउट रेंडिंग एनी सर्विस, बिना कोई सर्विस दिए हुए जो चीज मिलता है, बिना कोई काम किए हुए सर्विसेज मिलता है, उसको बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। इसमें ऑब्वियसली बात है, प्रोडक्शन हुआ है तो ये नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम दोनों में इंक्लूड होगा। यहाँ पे क्या होता है, वन वे ट्रांसफर है इसको, इसलिए ना तो नेशनल इनकम इंक्लूड होगा ना तो डोमेस्टिक इनकम इंक्लूड होगा। ये अर्निंग कंसेप्ट है, इट इज अर्निंग कंसेप्ट, और इट इज रिसिप्ट कंसेप्ट। यहाँ पे पैसे कमा रहे हैं, यहाँ पे मिल रहा है। इट इज द रिसीव्ड इन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, किसके बदले में मिलता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइजेस को मिलता है। लैंड के बदले में क्या मिलता है, रेंट, लेबर को मिलता है वेजेस, कैपिटल के बदले में मिलता है इंटरेस्ट, और इंटरप्राइजेस को क्या मिलता है, प्रॉफिट। जबकि ये क्या मिलता है, हाउस होल्ड को मिलता है, कहीं से गिफ्ट मिल गया, डोनेशन मिल गया, ये सारी चीजें हमारा इसमें आते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी हो गया, ये रहा एग्जांपल, स्कॉलरशिप है, ओल्ड एज पेंशन है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस है। एक और आता है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में क्या डिफरेंस होता है। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन बाउंड्री से ऊपर है, और वहां कोई ना कोई हमारा क्या रखता है, यानी कि उसका हम फाइनल यूज कर रहे हैं। तो फाइनल वैल्यू जो होता है वो किस में इंक्लूड होगा, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम दोनों में इंक्लूड होगा। जबकि इंटरमीडिएट जो अभी आधा ही बना हुआ है वो ना तो नेशनल इनकम इंक्लूड करेगा ना तो डोमेस्टिक इनकम इंक्लूड होगा। ठीक है, ये क्या होता है, उसी साल रीसेल के लिए जाते हैं। जैसे मान लो हम बुक खरीद के लाते हैं तो हम उसका क्या करेंगे, यूज करेंगे, पढ़ेंगे, वो हमारा फाइनल गुड्स आएगा। लेकिन मान लो एक बुक का दुकान वाला है, वो बुक खरीद के लाता है, वो आगे बेचेगा, उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास दे आर रेडी टू यूज, फाइनल गुड्स क्या है, रेडी टू यूज, रेडी फॉर यूज, हम उसका डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है, अभी तक बना ही नहीं है तो हम इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। ठीक है, प्रोडक्शन बाउंड्री को फाइनल गुड्स क्रॉस कर चुका है, इसने नहीं किया है। जैसे मान लो मिल्क इज परचेज बाय हाउस होल्ड फॉर कंजप्शन, अगर हम मिल्क हम खरीद के लाते हैं तो हम क्या करेंगे, उसका कंजप्शन करेंगे। लेकिन मान लो बेकरी का शॉप वाला लाता है या मान लो डेयरी का शॉप वाला लाता है तो मिल्क खरीद के लाएगा, फिर वो क्या करेगा, पब्लिक को बेचेगा, उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट। जैसे यहाँ लिखा हुआ है पेपर परचेज बाय द पब्लिशर, अगर पब्लिशर अगर पेपर परचेज कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ यूज करेगा फिर बेचेगा। लेकिन अगर हम यूज करते हैं तो हम डायरेक्टली कंजप्शन करेंगे। ठीक है, फर्नीचर परचेज बाय द स्कूल क्या होगा, फाइनल गुड्स, क्योंकि उसको आगे बेचना नहीं है, उसका कंजप्शन करना। ठीक है, ये हो गया। अब आज जो नेक्स्ट है हमारे पास, ये एग्जांपल्स है कुछ, इसको करने हैं। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस। डेप्रिसिएशन अभी हमने पढ़ा था, डेप्रिसिएशन तो लगना है कंपलसरी, हमें आज ही पता है। अगर हमने फोन लिया है 50 का, चाहे 1 लाख का, चाहे 2 लाख का, आज न कल उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी, धीरे धीरे खत्म होगी, तो होता है डेप्रिसिएशन। ठीक है, यानी कि फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जबकि कैपिटल लॉस जो अचानक से हो जाए, जो हमें नहीं पता, मान लो भूकंप आ गया, उससे नुकसान हो गया, हमें नहीं पता था, चोरी होगी, आग लग गई, नहीं पता, तो वो जो होता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल लॉस। ठीक है, मशीन थी, मशीन खराब होगी, एकदम से मशीन थी वो टूट गया, चोरी होगी, नेचुरल क्लाइमिटीज आ गया, तो वो क्या होता है, कैपिटल लॉस होता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन का प्रोविजन हम बना सकते हैं। प्रोविजन का मतलब होता है गुल्लक बना लिया जिसमें हम पैसे रख रहे हैं। जैसे मान लो मुझे पता है 5 साल के बाद ये जो बोर्ड है वो खराब हो जाएगा, तो आज ही से हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ पैसे हम इसमें रखते जाएंगे, जो 5 साल के बाद इसको क्या कर सकते हैं, हम दोबारा खरीद सकते हैं। लेकिन हमें नहीं पता था चोरी हो जाएगी, हमें नहीं पता था आग लग जाएगा, तो इसके लिए हम प्रोविजन नहीं बना सकते क्योंकि अनएक्सपेक्टेड है, हमें पता ही नहीं था पहले से। प्रोडक्शन प्रोसेस ये हैम्पर नहीं करता, ऑब्वियसली बात है, ये हैम्पर नहीं करेगा, प्रोडक्शन चलता रहेगा, काम नहीं रुकेगा। लेकिन मशीन चोरी होगी तो कहाँ से काम होगा, होगा ही नहीं। मान लो आग लग गई, काम होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कंजप्शन एंड कैपिटल गुड्स। ठीक है, 2 स्लाइड और बचे हैं बस, उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कंजप्शन गुड्स जो हम कंजप्शन करने के लिए यूज करते हैं, कैपिटल गुड्स जो मशीन है, मशीन से और सामान बनाते हैं, वो हमारा किस में आता है, कैपिटल गुड्स में आता है।
ठीक है, वो हमारा कौन सा गुड्स है, कैपिटल गुड्स। दीज गुड्स सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली, ये क्या करता है, डायरेक्टली यूज होता है। ये प्रमोट करता है प्रोडक्शन, डज नॉट प्रोडक्शन, यानी कि इससे कोई प्रोडक्शन नहीं होता। अगर हम दूध लेते हैं उससे क्या प्रोडक्शन होगा, लेकिन ये क्या होता है, अगर कोई मशीन बनता है उससे और ज्यादा प्रोडक्शन होगा। ठीक है, सच गुड सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इनडायरेक्टली, ये भी डायरेक्टली नहीं करता लेकिन इनडायरेक्टली करता है। ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करता है लेकिन ये कैसा करता है, इनडायरेक्टली करता है, जबकि ये क्या करता है, डायरेक्टली करता है। ठीक है, चलो। मोस्ट ऑफ द कंजप्शन गुड्स एक्सेप्ट ड्यूरेबल गुड्स हैव द लिमिटेड एक्सपेक्टेड लाइफ। ड्यूरेबल का मतलब होता है जैसे मान लो वेजिटेबल है, बहुत कम टाइम के लिए चलता है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो इसमें आता है। ठीक है, जब कैपिटल गुड्स क्या होता है, जैसे मशीन है, वो तो ऑब्वियस ही बात है मोर देन 1 ईयर, लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए होता है। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट एक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन मैंने दिया था, जो शुरू में जो बेसिक फॉर्मूला था उस पर करवाना था, करा देता हूं यहाँ पे। जब भी कंपेयर करेंगे, मैंने क्या बताया था, जी से एन जाते हैं तो क्या होगा, प्लस का डेप्रिसिएशन, एन से डी जाते हैं प्लस का एनएफआईए, और अगर हम एमपी से एफसी जाते हैं तो क्या होता है, प्लस का एनआईटी, और एनआईटी का फॉर्मूला होता है आईटी माइनस में सब्सिडी। ठीक है, एक बार कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। क्या निकालना है, कैलकुलेट एनडीपीएफसी। तो एनडीपीएफसी को मैं कहां रखूंगा, बाहर। ठीक है, किसी के फैमिली मेंबर का कोई डाटा गिवन होगा जिसको हम बोलते हैं जीएनपीएमपी दिया हुआ यहाँ पे। ठीक है, अब फर्स्ट को फर्स्ट से कंपेयर करना है, एन से कहां जा रहे हैं हम, जी पे जा रहे हैं, एन से कहां जा रहे हैं हम, जी पे जा रहे हैं, तो माइनस का क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन, माइनस का डेप्रिसिएशन। सेकंड वर्ड को सेकंड से कंपेयर करेंगे, डी से कहां जा रहे हैं हम, एन, डी से कहां जा रहे हैं, एन, तो माइनस का क्या हो जाएगा, एनएफआईए। ठीक है, पी और पी सेम है, कुछ नहीं करेंगे, एफसी से एमपी जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एफसी से एमपी आएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, एनआईटी। सबसे बेसिक फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ कंपेयर करना है, ग्रॉस नेट डोमेस्टिक करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब वैल्यू रखते हैं, वैल्यू रखेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जीएनपीएफसी की, जीएनपीएमपी की वैल्यू कितना दे रखा है, 6000, ये लिख दिया हमने 6000। डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितना है, डेप्रिसिएशन है 100, ये भी लिख दिया। एनएफआई हमेशा बोला था क्या रखना है, फ्रॉम माइनस में 2, वैल्यू कुछ भी हो लिखना भैया। तो यहाँ कौन सा दिया, फ्रॉम की वैल्यू दे रखा है 400 और 2 नहीं दे रखा, तो उसकी जगह रखना है 0। एनआईटी क्या होता है, आईटी माइनस में सब्सिडी, तो आईटी दे रखा है, इनडायरेक्ट टैक्स है हमारे पास 300 और सब्सिडी है हमारे पास कितना है, सब्सिडी है 200। ठीक है, माइनस कर दो, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा 6000 माइनस का 100 माइनस का 400 माइनस का 100, तो ये कितने होगा, 600, ये आ जाएगा 5400, और आंसर ऊपर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5400। यानी कि जो हमारा नेशनल इनकम का जो टॉपिक है वो हमारा खत्म हो गया। एक लास्ट स्लाइड, लास्ट चैप्टर हमारे पास बचा है, वो है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का जो चैप्टर है वो चलेगा हमारा अगली क्लास। ठीक है, तो ये जो क्लास था उसमें हमने पढ़ा पहले न्यूमेरिकल, पहले बेसिक चीजें पढ़ाया, उसके बाद न्यूमेरिकल पढ़ लिया। न्यूमेरिकल पढ़ने के बाद हमने क्या देख लिया, जो भी इसके थ्योरी के क्वेश्चंस थे, कुछ न्यूमेरिकल का एक क्वेश्चन करवा भी दिया, इसके एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आज की जो क्लास है उसमें हमने नेशनल इनकम खत्म कर लिया। अब एक लास्ट चैप्टर बचा है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, वो करेंगे हम अगली क्लास में।